इनफैक्ट जेक्स, अगर आप देखें आरबीआई की कमेंट्री पास्ट पॉलिसी में, पिछली पॉलिसी में, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सिस्टम में करीब 14% पे आ गया है, जो बहुत सालों बाद हमने देखा। इंडस्ट्री में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ के 75% पे आ गया है, जो 4 साल का हाई है। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं वो डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरी आपसे एक व्यू ये है कि जिस हिसाब से आरबीआई ने अपना अभी तक यहाँ पे इन्फ्लेशन को कूल ऑफ करने के कदम उठाए, सरकार ने भी कदम उठाए और ग्लोबल मैक्रो सुधर गए, क्या यहाँ से रेट हाइक साइकिल या थोड़ा स्लो हो जाएगा, या आपको लगता है बहुत ज़्यादा रेट हाइक सब नहीं है, एक दो रेट हाइक और आएंगे और साइकिल पीक आउट हो जाएगा और बाजार इसको कहीं कहीं भांप रहा है आगे चलते हुए? मेरा ये मानना है और ये अटल विश्वास है मुझे कि आरबीआई, गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा कांट कंट्रोल इन्फ्लेशन। ओके। इन्फ्लेशन अल्टीमेटली इज कंट्रोल्ड बाय मार्केट्स। ये मैंने 2-3 बार पहले भी इसका जिक्र किया है कि इन्फ्लेशन जो है इट्स अ मार्केट बेस्ड फिनोमेना व्हिच गेट्स करेक्टेड बाय मार्केट्स। तो या तो भाव घट जाते हैं या डिमांड डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट समथिंग और द अदर क्रिएट्स अ सिनेरियो where either prices can't keep going up because demand disappears. In fact, there is an interesting analogy I want to give you. एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको। स्टॉक मार्केट्स और कमोडिटीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कमोडिटी मार्केट्स में जब भाव बढ़ते हैं तो एक्चुअल यूजर्स डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी कि जब भाव बढ़ते हैं तो डिमांड घट जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जैसे भाव बढ़ने लगते हैं, खरीदार बढ़ जाते हैं। ये बहुत पेक्यूलियर है, क्योंकि पेक्यूलियर फिनोमेना है, बिकॉज जो खरीदार हैं वो ग्रीड और फियर पे बेस्ड अपने एक्टिविटीज करते हैं। यानी कि कमोडिटी मार्केट में जो एक्चुअल यूजर्स हैं उनका डिमांड कम हो जाता है और जब भाव घटते हैं तो उनकी परचेस आ जाती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में भाव घटते हैं तो बायर्स डिसअपीयर हो जाते हैं और भाव बढ़ता है तो बायर्स आ जाते हैं। तो दैट्स अ वेरी पेक्यूलियर थिंग हियर। तो कमोडिटी मार्केट में जब भाव बढ़े तो एक्चुअल यूजर्स डिसअपीयर्ड। That is the fundamental reason why inflation will always remain in check. और जो मॉथबॉल्ड कैपेसिटीज, यानी कि जो कैपेसिटीज बंद हुए हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, वो उभर के आ जाते हैं। वो मार्केट में कहावत है कि जब भाव अच्छे हो जाते हैं तो धरती फट के भी मतलब आपको सप्लाई आ जाता है। इट इज लाइक दैट इन द कमोडिटी वर्ल्ड। और अब जो भाव बढ़ने लग गए हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हु आर फीलिंग लेफ्ट आउट, दे विल कम इन ग्रेटर फोर्स। तो अगर 15,500 और 17,500 के बीच में 1 बिलियन का या 1.5 बिलियन का बाइंग हुआ है नेट फॉरेनर्स का, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 17,500 और 19,500 के बीच में 5 बिलियन का बाइंग आ सकता है। दैट इज द वे आई थिंक द मार्केट साइकोलॉजी इज, ग्रीड एंड फियर वर्क्स दैट वे। बट दैट अपार्ट, it is also because I think, as I said, there are very few options people have to deploy money. Growth is there in very few markets. Democratic growth is there in even fewer markets. So I think if you look at whether it is, the legal system, taxation, ability to enforce contracts, etc., India has made rapid progress. I think moment in the sun हमको आया है, and अच्छे markets का आपको अनुमान आप तभी लगा सकते हो जब सब जगह अगर अंधेरा छाया हुआ हो, तो then you are able to assess कि कौन सा मार्केट चमक के उभरेगा। तो बहुत बढ़िया। आपने ये बातचीत हम ऐसे टाइम पे भी कर रहे हैं जब हम 75 साल अपने आज़ादी के मना रहे हैं यहाँ भारत में, और उसमें से 30-35 साल बाजार को हो गया है, आधा टाइम लगभग, और उसमें से बहुत लंबा समय आपने भी देखा है। आप अक्सर विदेशी इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आपके फ्रेंड सर्कल में, बिजनेस अलायंसेज में। जी हाँ, एक तरफ तो बड़ी सेलिंग देखी है और जिसका इम्पैक्ट बाजार को आया, लेकिन एक दूसरी कम्युनिटी एफआईएस की जो लॉन्ग टर्म देख रही है, अपॉर्चुनिटी देख रही है, इंडिया को चाइना से हटा के देख रही है, एक्स चाइना देख रही है। आप क्या फीडबैक गैदर कर रहे हैं अपने सर्कल में, एफआई फ्रेंड्स में वगैरह, इंडिया के लिए यहाँ से मार्केट का रोड मैप नेक्स्ट 3-4 साल? मुझे लगता है कि एफआईएस से ज़्यादा लास्ट 5 साल ये अपने एक फेज देखा जब एफआईएस का जो जितना हावी हुए थे पिछले 15, 20, 25 सालों में, उतना हावी नहीं हो पाए हैं। उनके बेचने के बावजूद local markets have absorbed all the stock over the last 2-3 years and moved forward. My feeling is the FII impact will get further reduced because the money that will come in और जो पैसा आएगा इंडियन मार्केट्स में, ये FDI के तौर पे आएगा। यानी कि हमारा अपने प्रोफेशनल लाइफ में हम काफी फैमिली ऑफिस से बात करते हैं,
कोई फैमिली ऑफिस इजिप्ट में है, कोई सीरिया में है, कोई यूएस में है, कोई यूके में है, जिनको एफआई के थ्रू आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो स्पेसिफिक बिजनेसेस, एग्जिस्टिंग सॉर्ट ऑफ कैपेसिटीज, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज में भाग लेना चाहते हैं। तो वो लोग थ्रू आवर कॉन्टैक्ट्स वी बीन एबल टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद मेनी ऑफ दीज पीपल। और वैसा जो पैसा उन्होंने बनाया है ये मार्केट की तेजी में, कोई 400-500 मिलियन रख के बैठा हुआ है, कोई 2 बिलियन किसी के पास है, और ये लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लोग मार्केट की त्रुटियां समझते हैं, मार्केट के छोटे छोटे मूव समझते हैं, लेकिन ये लंबे तौर और लंबे अरसे के लिए आना चाह रहे हैं। ये एक्चुअली बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि मार्केट में डिसलोकेशंस यानी त्रुटियां जो होती रहती हैं वो कैप्चर करना नामुमकिन है, लेकिन मार्केट के बड़े अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने में इनको काफी दिलचस्पी है। तो ये लोग जो हैं इंडिया में आते रहते हैं एज टूरिस्ट, नाउ दे वांट टू बी बिजनेस पीपल। सो दीज आर पीपल हु आर लुकिंग एट multiple opportunities, multiple sectors, and even I'm hoping through Prime Securities itself, we'll be able to showcase a number of deals where family offices will come into the Indian markets, and that will be the next phase of long-term capital, much removed. I'm not saying FIs are not important. FIs have the importance of lot of sound and noise in the short run. In the long run, jo hai, if a lot of FI money, short-run money, it will make impact in the short run, which you can't run away from. It can be painful. It can be very exhilarating also. लेकिन रियल लॉन्ग टर्म तेजी जिसके पक्ष में मैं बोल रहा हूँ, ये अगर इंडिविजुअल्स को एंजॉय करना हो तो ये एक्चुअली आपको लॉन्ग टर्म गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो सिलेक्शन में ही आ सकता है। इनफैक्ट मोर एंड मोर पीपल इवन लोकली आर टेकिंग द व्यू की a part of their portfolio should be in the market even if they are in business. तो मार्केट में पैसा आता रहेगा, एक्सक्यूज मी, वेदर इट कम्स फ्रॉम इंडियन फैमिली ऑफिसेस, इंडियन बिजनेसमैन जो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, यानी कि अपने बेट्स को थोड़ा स्प्रेड आउट करना चाह रहे हैं, या इट विल कम फ्रॉम ओवरसीज फैमिली ऑफिसेस, बिकॉज दिस इज नाउ बिकम ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट विलेज एंड इंडिया इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दैट विलेज इकोनॉमिक्स। ऑल राइट, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। इनफैक्ट हम यहाँ ET Now और ET Now संदेश पे इस न्यूज़ फ्लो का इंतज़ार करेंगे जब आप ऐसे कुछ इंटरनेशनल फैमिली ऑफिसेस को इंडिया में इन्वेस्ट कराएं। जेक सर, आपको किस एंड ऑफ द मार्केट में ज़्यादा वैल्यू नज़र आ रही है, लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में या स्मॉल कैप्स पे? See, कहना थोड़ा मुश्किल है। The issue is that FIs never had a big holding in mid and small caps. जी, इनका होल्डिंग लार्ज कैप्स में रहा है। तो जब वो बेचे हैं तो आईटी सेक्टर और फाइनेंशियल्स में जो जिसमें सबसे ज्यादा इनका एक्सपोजर था वही बेच पाए हैं। अल्टीमेटली वही बेच सकते हो जो आपके पास हो। लेकिन a lot of smaller mid caps also they go down because people's portfolio get hurt, people want to get out of the markets. तो बाउंस बैक में भी छोटे और मीडियम सॉर्ट ऑफ मीडियम कैप मिड कैप स्टॉक्स में आई थिंक कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ सकता है। एंड यूजुअली इस सेक्टर में जैसे मैं भी देख रहा हूँ कि फैमिली ऑफिस का भी इंटरेस्ट काफी है, सो ये सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट अल्टीमेटली लार्ज कैप स्टॉक्स यू कैन प्ले फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू, मिड कैप स्टॉक्स यू हैव टू प्ले स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि उसी सेक्टर में 3 कंपनियां इस तरह होंगी कि एक 3 गुना हो सकती है, बाकी 2 शायद 10% रिटर्न दें और बाकी 3 बंद भी हो सकती है। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप्स की मोर्टेलिटी कैन बी हाई बिकॉज एक गलत डिसीजन के कारण कंपनियां बंद हो सकती है। सो वो एक रिस्क रहेगा स्मॉल और मिड कैप में, बट जो प्रोफेशनल्स हैं दे कैन प्ले दैट। अगर यही एक्सपोजर अगर आप बड़े फंड्स के थ्रू ले सकते हो, मेरे हिसाब से छोटे इन्वेस्टर्स के लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल, बिल्कुल एक आखिरी सवाल जेक्स, कौन से स्पेसेस में आपको ज़बरदस्त डिस्प्रोपोर्शनेट अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है जो शायद इन्वेस्टर रेडार पे ना हो लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव हो? मुझे पता है स्टॉक्स नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे थीम्स या ऐसे जो आपने रिसर्च किया हुआ हो लेटली, अगर आप शेयर कर सकें हमारे व्यूअर्स के साथ। एक थीम मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ विच इज लाइक इन नोबडीज रेडार। ये थीम, इसमें काफी कंसोलिडेशन हुआ है, दैट मींस छोटे प्लेयर्स निकल गए, बड़े लोग आ गए हैं। ये थीम किसी के मतलब अपने किसी के लिप्स पे नहीं है। ये है मीडिया स्पेस। इन द मीडिया सेक्टर एक तो जी और सोनी का मर्जर आपने अनाउंसमेंट देख ही लिया है, अभी फाइनल अप्रूवल जब आ जाएंगे तो ये इसका मार्केट कैप करीबन 6-7 बिलियन हो जाएगा। इसी स्पेस में 1-2 और भी बड़े प्लेयर्स हैं जो इंडियन
या तो रीजनल है या या पार्ट नेशनल है, नॉट फुली नेशनल. बट वैसे स्टॉक्स में द बिग अपॉर्चुनिटी इज some of them have actually dramatically increased their presence because of their sports properties. In fact, I think themes around around sports, gaming, etc. will be big themes to track, and they are linked to the media space. क्योंकि उसमें viewership का बड़ा मतलब एक weightage रहता है. So there are one or two listed stocks. In fact, one specific one where there is an entire sports ecosystem, a cricket team. In fact, two cricket teams that they own in the same media company. That media company is cash rich as cash rich can be. और 5-6 साल से इन कंपनियों में मतलब कोई वैल्यूएशन में तब्दीली आई ही नहीं है. इनके बिजनेसेस में काफी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन वैल्यूएशन में कुछ नहीं आई है. यू टेक द टॉप 2-3 प्लेयर्स, दे आर ऑल रफली एट द सेम वैल्यूएशन दे वर 5 years ago, एंड देयर हैज बीन सब्सटैंशियल प्रोग्रेस वेदर इन टर्म्स ऑफ कैश. डेट्स तो इनके पास थी नहीं कभी, और जिनके पास थी वो भी जीरो डेट हो गई है. इनके पास डिजिटल प्रॉपर्टीज बन गई हैं, इनके पास नेशनल फुटप्रिंट बनना चालू हो गया है. इन कंपनियों में आप देखोगे कि डिविडेंड पे आउट्स आर हाई. सो सारे जो फैक्टर्स इन्वेस्टर्स को दिखते हैं, लेकिन मीडिया कंपनी अपने आप को मार्केट कर नहीं पाते. हम मीडिया चैनल में बैठे हुए हैं. मीडिया चैनल्स हैव बीन एक्चुअली क्वाइट लो प्रोफाइल, आई मीन लो कवरेज. Jakes, if I could interrupt over here, मैं अगर इस समय आना चाहूँ, हम समझ रहे हैं आप कौन सी साउथ बेस्ड मीडिया कंपनी का इंडिकेशन जिसका की तरफ इशारा है हमारा, लेकिन उसमें कई बार हमने देखा है कि शेयर होल्डर फ्रेंडली मूव्स, कुछ लोगों को लगता है ऐसा स्ट्रीट पे कि शेयर होल्डर फ्रेंडली मूव्स अगर और हो जाएं तो यहाँ गुंजाइश है. शायद माइनॉरिटी शेयर होल्डर फ्रेंडली मूव्स, मैनेजमेंट क्वालिटी, क्या आपको लगता है वो कंसर्न्स अब एड्रेस हो जाएंगी यहाँ से? सर, मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ. एक कंपनी जिसका बहुत बड़ा री-रेटिंग हाल ही में हुआ है, वो सिन इंडस्ट्री कहलाता था. उसके आज भी 120% सिन इंडस्ट्री से आते. वो इंडस्ट्री में मेरे को समझाया गया कि ESG वाले कोई आएंगे नहीं. उस इंडस्ट्री में ये समझाया गया कि जैन लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे. उस इंडस्ट्री में ये समझाया गया कि भैया ये तो इसमें हर समय टैक्सेशन ही टैक्सेशन लगेगा. ITC की बात कर रहे हैं आप. लेकिन एक जो कंपनी है उसमें भरपूर री रेटिंग हुआ है, क्योंकि एक सच है जो इन्वेस्टमेंट का जो कोई हटा नहीं सकता है, विच इज अगर कैश फ्लोज और अर्निंग्स हो, जो कंपनी जिसका आपने जिक्र किया है या जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन सब में ऐसा शेयर होल्डर फ्रेंडली मतलब ITC ने ये बताया है कि इन्वेस्टर से ज्यादा बात करेगी या जो भी किया हो जो पब्लिक डोमेन में है जी. लेकिन बॉटम लाइन ये है कि री रेटिंग 50% हो गया है. चलिए, तो बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने प्राइम सिक्योरिटीज़ के एन जय कुमार पॉपुलरली नोन एज जेक से बातचीत की. उनका यहाँ पर आगे चलकर मार्केट को लेकर क्या एनालिसिस हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्पेसेस हैं जहाँ पर उन्हें ज़्यादा कन्विक्शन नजर